भाई वीएआर का कितना टाइम लेना बनता है? 2 मिनट, 3 मिनट, हद से हद मैं कह रहा हूं 5 मिनट। 10 मिनट पे तो बावले हो जाते हैं लोग, ठीक है। ट्विटर पे हैशटैग हो जाता है। प्रीमियर लीग में यहाँ पर अगर टॉप 5 यूरोपियन लीग्स की बात करें तो उनमें एक हाई लेवल कमेटी बैठ जाती है, लेकिन अगर हम बात करें लगभग 1.5 घंटे की, और वो भी ओलंपिक्स में, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना चाहिए और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए? भाई कल जो ओलंपिक्स के पहले ही मैच में अर्जेंटीना वर्सेस मोरक्को में जो हुआ है वो शर्मनाक है, निंदनीय है, कंडेमनेशन के पूरे पूरे एलिजिबल है, लेकिन इट वॉज टोटल डिजास्टर। आपको भाई निटपिक करना पड़ेगा कि इसमें फुटबॉल में ढूंढू कहां से। अब देखो कायदे से बात तो यह है कि 60-70 मिनट तक गेम बढ़िया तो चल रहा था कुछ हद तक, क्योंकि अर्जेंटीना वर्सेस मोरक्को में सबसे पहली दिक्कत तो ये हो गई कि फ्रांस में अर्जेंटीना खेल रही है और उसको लेके बहुत हेटरेड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो हाल ही में तुमको पता है कि अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस की फुटबॉल राइवलरी तो बढ़ ही रही है, उसके ऊपर से एंजो फर्नांडिस और अर्जेंटीना की जो रेसिस्ट वाली पूरी वो वीडियो वायरल है और वो पूरी कंट्रोवर्सी है वो फ्रांस नेशनल टीम पे है। ऐसे में अर्जेंटीना नेशनल एंथम से लेके पूरा मैच में बवाल कटता रहा, लेकिन इस मैच की ठीक है वीआर कंट्रोवर्सी तो होती रहेगी और फुटबॉल पे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स ये है कि सेकेंड हाफ में 7 बार यहां पर फैंस ने स्टेडियम में एंट्री ली है, ब्रीच करा है 7 बार। अभी यूरोस की बात है, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहा था 3 बार हुआ था और क्या बवाल कटा था, यहां पर 7 बार है, 7 बार मतलब। और भाई लाइक लास्ट में जब गोल मार दिया गया था, जब अर्जेंटीना ने इक्वलाइज किया था, ऑफ कोर्स दैट वाज कंट्रोवर्शियल, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहां पर लाइक पता नहीं क्या क्या पटाखे पुटुके भाई बिजली बम वगैरह फेंक रहे थे, वो बोतलें फेंक रहे हैं, बोतलें फिर भी मतलब ऑफ कोर्स इलीगल तो सारी चीज है, प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ये फैन बिहेवियर पूरी तरीके से पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस चीज को। बम, बिजली बम, सुतली बम ये फेंके जा रहे हैं प्लेयर्स के बीच में। कैन यू इमेजिन? बट अब सबसे पहले यहां पर मैच की अगर हम बात करें तो मोरक्को बेहतरीन खेली, मोरक्को ये जीत डिजर्व भी करती है, लेकिन ये जीत जिस तरीके से उनको दी गई है कहीं ना कहीं उस जीत का क्रेडिट और उस जीत की वैलिडेशन और रिकॉग्निशन कम किया है, और इसमें ना ही अर्जेंटीना का ब्लेम है ना ही मोरक्को का ब्लेम है, इसमें ये फीफा का, ओलंपिक्स का और ये रेफरी का ब्लेम है। लेकिन मैच फिर भी अच्छा स्टार्ट हुआ था यहां पर, डेफिनेटली हाफ टाइम से जस्ट पहले मोरक्को ने लाइक गोल स्कोर किया, लीड ली, फिर उसके बाद फिर से लीड ली, लेकिन अर्जेंटीना में वो मेंटालिटी है, वो खेल है उनमें, तो वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में यहां पर मैच इतनी बार यहां पर लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटरप्ट होता रहा, बार बार कोई ना कोई आ रहा था, कोई ना कोई आ रहा था, बार बार यहां पर कोई ना कोई मैच को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है यहां पर 90th मिनट से। सबसे पहले सोशल मीडिया पे लोगों ने बवाल काटा कि 15 मिनट का एडिट टाइम देता कौन है, लेकिन शायद से जब आप यहां पर जिस तरीके से फैंस ने ब्रीच करा, जिस तरीके से पूरा गेम को फुटबॉल तक छोड़ा ही नहीं, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, उसको हेट्रेड कर दिया, उसको यहां पर जिस तरीके से आप गेम को शर्मनाक बना सकते हो वो करा। 15 मिनट फिर भी काफी डिबेटेबल था, कंट्रोवर्शियल था, एंड गिवन द फैक्ट तुमको पता है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना के जो चाहने वाले हैं वो विक्टिम बन गए, या फिर अर्जेंटीना को जो हेट करने वाले हैं वो अपनी विक्टिम की कहानी सुनाने लगे। बट गिवन द फैक्ट कि एक अर्जेंटीना टीम इसमें इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं 15 मिनट का जो मामला था वो और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा। लेकिन लास्ट में होता यह है कि भाई एक ऑफ साइड पोजीशन से अर्जेंटीना प्लेयर ने यहां पर इक्वलाइज किया, लेकिन उसके बाद यहां पर पटाखे पुटुके से फूटने लगे, लेकिन यहां पर उस चक्कर में गेम को सस्पेंड कर दिया गया। 3 मिनट अभी भी खेलने थे, जो एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया गया था उसके 3 मिनट और खेलने थे ऐसा बताया गया था, लेकिन यहां पर क्योंकि बवाल इतना ज्यादा कट चुका था तो दोनों टीम को ऑर्डर दिया गया कि भाई आप अपने ड्रेसिंग रूम में जाओ, गेम सस्पेंडेड है। मैं आपको बता दूं यहां पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये भी थी कि गेम यहां पर जो गोल यहां पर स्कोर किया गया था वो 16वें मिनट पे किया गया था, जबकि एडेड टाइम सिर्फ 15वां मिनट था। बट ठीक है, ये यहां पर और जितने लोग इस गेम के बारे में बात कर रहे थे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज और कंट्रोवर्शियल चीजें हमारे सामने आ रही थी। ऐसे में यहां पर अगर अर्जेंटीना टीवी की बात करें या फिर तमाम ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, सबने इस गेम को सस्पेंड कर दिया था। इवन खुद फीफा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस गेम को सस्पेंड या फिर इस गेम को एक 2-2 ड्रॉ कर दिया था बाद में कि गेम पहले ही हम खत्म कर रहे हैं।
ऐसे में तुम सोच रहे हो कि यहां पर मामला सेट हो गया होगा, जो भी मामला है वो डेलीगेट किया होगा। लेकिन यहां पर अर्जेंटीना अंडर 23 के मैनेजर जो थे मास्चेरानो, उन्होंने यहां पर बताया कि हमारे को 2 घंटे वेट करवाया गया, 2 घंटे वेट करवाया गया और उसके बाद हमको बताया गया कि यहां पर गेम वापस से चालू होगा और 3 मिनट खेला जाएगा और उसके बाद यहां पर वीआर लिया जाता है और अर्जेंटीना का गोल ऑफसाइड के रूल से रूल आउट कर दिया जाता है। अब यहां पर ऑफसाइड थी, ऑब्वियसली पिक्चर्स हमारे सामने आ गई थी, लेकिन मेरे को यह जानना है कि 1.5 घंटे का टाइम कौन लेता है भाई। मास्चेरानो ने खुद इस चीज को बताया कि जितना टाइम वो यहां पर ड्रेसिंग रूम में वेट कर रहे थे, उनको किसी ने नहीं बताया कि उनका जो गोल है वो रूल आउट कर दिया गया है। उनको किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, किसने प्रेशर बनाया, ये चीज पहले क्यों नहीं हुई, क्यों यहां पर गेम को वापस से खिलाया जा रहा है। और जब ये गेम वापस से स्टार्ट होता है तो उस टाइम पूरा स्टेडियम यहां पर एम्प्टी होता है। ये इतना बड़ा यहां पर सिक्योरिटी लैप्स था, ये इतना बड़ा यहां पर मिसमैनेजमेंट था, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन यहां पर गेम बंद हो चुका है, नहीं हो चुका है, गेम सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड गेम ड्रॉ है या फिर गेम वापस से खेला जाएगा। इस पूरे नाटक को निपटाने में इनको 2 घंटे लग गए। गेम लगभग 4 घंटे तक ये खींचता रहा और अल्टीमेटली जाके यहां पर गोल रूल आउट कर दिया जाता है। मोरक्को अर्जेंटीना को 2-1 की स्कोर लाइन से हरा देती है और ये पहला ही मैच था। अभी समझो अर्जेंटीना वर्सेस यूक्रेन भी है और अर्जेंटीना वर्सेस यहां पर इराक भी है। खैर, इसी के साथ अब बात करते हैं अपने फुटबॉल डेली की। सबसे पहले यहां पर भाई कल जानते यानी कि जेरार्ड रोमेरो की बात करें तो उन्होंने यहां पर बताया कि बार्सिलोना में कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समथिंग इज हैपनिंग पे आप 2 ही चीज लगा सकते हो, या तो निको विलियम्स या फिर डैनी ओल्मो, और कल दोनों ही चीज से लगभग हमको हैपनिंग्स होती हुई दिखी हैं। सबसे पहले यहां पर खुद जानते एफसी यानी कि जेरार्ड रोमेरो ने बताया कि डेको इस समय मीटिंग कर रहे हैं डैनी ओल्मो के एजेंट से। उसके बाद यहां पर सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी कि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डैनी ओल्मो को दिया जा रहा है। ऐसे में ये अटकलें लगाई गई कि भाई पहले डैनी ओल्मो का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट निपटाया जा रहा है या फिर पहले निको विलियम्स पे फोर्स डाला जा रहा है इस पूरे मामले में। उसके बाद यहां पर बार्सिलोना के जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने यहां पर यह चीज भी रिपोर्ट कर दी कि निको विलियम्स बार्सिलोना में। इससे और भी ज्यादा इस चीज ने बस क्रिएट कर दिया कि शायद से निको विलियम्स के रिगार्डिंग हमको बहुत ज्यादा कुछ ब्रेकिंग मिलने वाला है कि बार्सिलोना ने एग्रीमेंट बना लिया है। लेकिन आने वाले 4-5 घंटे में पता चलता है कि निको विलियम्स वापस से बिल्बाओ चले गए हैं और यहां पर इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट अभी भी बाकी है। रात में तकरीबन 3 या 4 बजे करीब यहां पर जेरार्ड रोमेरो अपनी लाइव स्ट्रीम में बोलते हैं कि मेरे पास फ्रॉम द प्लेयर मैसेज आ चुका है। उसने तारीख लिखी लेकिन उसने वो मैसेज उस पे पेपर पे नहीं लिखा। ऑफ कोर्स सिनेमैटिक ड्रामा, बट ठीक है, दिस इज ही इज क्रिएटर एज वेल। तो उन्होंने यहां पर बताया कि मेरे को खुद यहां पर प्लेयर से इंस्ट्रक्शन मिले कि अभी थोड़ा वेट करो, उसके बाद तुम इस चीज को रिवील करना। लेकिन मैं तुमको रिवील कर रहा हूं बहुत बड़ी चीज कि मेरे को फ्रॉम निको विलियम्स इटसेल्फ यहां पर मैसेज मिला है। अब आई थिंक मेरे को यहां पर लगता है कि निको विलियम्स की डील ऑलमोस्ट होती हुई दिख सकती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही है और आने वाले 7 या 5-6 दिन में मेरे को लगता है कि यहां पर ऑलमोस्ट हमको कंफर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। मामला डैनी ओल्मो तक फंसा हुआ है। मैंने जो भी तुमको फुटबॉल डेली में रेगुलर व्यूअर है उसको ऑलरेडी पता है कि डैनी ओल्मो के रिगार्डिंग यहां पर बार्सिलोना को एक प्रिविलेज दिया जा रहा है कि बार्सिलोना आने वाले टाइम में भी यानी कि 1-2 हफ्ते तक और डैनी ओल्मो के रिलीज क्लॉज पे ही यहां पर डील कर सकती है, क्योंकि रिलीज क्लॉज का जो एक्सपायरेशन डेट था वो 20 जुलाई था, लेकिन बार्सिलोना को मोहलत दी गई है। सब येवियर तेबस जैसे नहीं होते। खैर, अब अगर यहां पर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, 2 खबरें हैं। सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर माजुराई को टारगेट कर रही है, जिसका प्राइस टैग बायर्न म्यूनिख ने 25 मिलियन के आसपास कोट किया है। इसके लिए एरन वन-बिसाका को सेल करना पड़ेगा, जिसका कोट खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 15 मिलियन का करा है और वेस्ट हैम का टारगेट है। अगेन यहां पर पॉइंट यह है कि एंटनी को एक्सेल करवाने के लिए माजुराई की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कैच है। सबसे पहले तो यहां पर एरन वन-बिसाका को सेल करना ही पड़ेगा। इसके साथ यहां पर जेडन सैंचो को भी सेल करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जेडन सैंचो यूएस टूर पे जा रहे हैं। 40 मिलियन की डील हो सकती है पीएसजी के साथ। वर्बल एग्रीमेंट काफी लोग बता रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन अभी के तौर पर तो यहां पर वो यूएस जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंदर की खबरों से पता चला है कि टेन हैग पे टॉप 4 का कोई चांस बन नहीं रहा है। टेन हैग पे टॉप 4 का कोई प्रेशर बनाया नहीं जा रहा है। फाउंडेशनल नींव जो होती है, जो नींव है आपकी, उसको स्ट्रॉन्ग करो। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल्चर रखो, खेलने का तरीका रखो और यहां पर आप फिर टॉप 4 टॉप 2 जो भी आपको देखना है वो देखना।
इसके रिगार्डिंग मेरा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर टेन हैग पे प्रेशर कम डाला जा रहा है, एक्सपेक्टेशन कम रखी जा रही है, और अच्छी चीज़ भी है। इनियोस पहले से बड़ा चढ़ा कर अगर बोलने लगे और फिर बाद में फेल हो गए, काफ़ी ट्रोल हो जाएंगे। गिवन द फैक्ट कि एफए कप जीत लिया, उससे पहले काराबाओ कप जीत लिया, तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रॉफीज नहीं आई हैं, आ रही हैं ट्रॉफीज जैसे तैसे करके। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड गंदा खेल के ट्रॉफी जीत रही हैं, तो उससे बढ़िया तो ये है कि ट्रॉफीज आनी होंगी तो आ जाएंगी, लेकिन पहले कल्चर को सेट करते हैं और एक फुटबॉल हायरार्की को बिल्ड करते हैं। लेकिन इस पर मेरा एक एडिशनल पॉइंट बस इतना है कि आई थिंक ये कहना कि टॉप 4 नहीं भी आएंगे चलेगा, अगर टॉप 4 नहीं भी आएंगे चलेगा, बस खेलना अच्छा है आपको और आपको फुटबॉल स्ट्रक्चर, अगर आपने फुटबॉल स्ट्रक्चर प्लेस पे लगा दिया, जो कि ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है, और अगर आपने यहाँ पर खेलने का तरीका भी अपना ढंग का कर लिया, जो आपने प्लेयर साइन करें, चाहे लेनी ओरो की बात करें, जिरकी की बात करें, हॉयलैंड की बात करें, मेसन माउंट की बात करें, या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करें, ओनाना की बात करें, इन सब का इंक्लूजन से अगर आपने खेलना सीख लिया, कौन रोकेगा आपको टॉप 4 से? लिवरपूल अपने लोएस्ट पे, लिवरपूल को एक स्टार्ट बिगनिंग करनी है। टॉटनहम ने कुछ ताबड़तोड़ नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम चेल्सी की बात करें, वो भी एक तरीके से अभी मेस है, वो भी एक स्टार्ट, एक नई बिगनिंग ले रहे हैं। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 4 से कौन रोकने वाला है? एक टेन हैग और उसकी टैक्टिक्स ही हो सकती है। हाउएवर फिलहाल के लिए टेन हैग पे बुलिश होना लाजमी है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब रियल मैड्रिड की, सबसे पहले भाई 23 साल बाद एक लड़का जो एक सपना लेके आया था रियल मैड्रिड, वो अपना सपना पूरा करके जा रहा है। एक रियल मैड्रिड का वो छोटा सा लड़का जो बस एक टीम में आना चाहता था, वो 6 चैंपियंस लीग और पता नहीं कितने मैचेस में वो कैप्टन बन के अब यहाँ से अपने को अलविदा करता हुआ जा रहा है। नाचो फर्नांडिस का कल फेयरवेल हुआ है और अच्छा फेयरवेल हुआ है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के सेंटर बैक के बिजनेस से, सो आई थिंक यहाँ पर रुडिगर के रिगार्डिंग खबरें आ रही हैं। कॉमन सेंस है, जब यहाँ पर एक तो लेनी ओरो की डील नहीं हुई, ऊपर से नाचो भी जा रहा है, इडर मिलिटाओ, आलाबा, इनकी इंजरी को लेके भी इनको यहाँ पर सक्सेसर चाहिए, तो क्या रियल मैड्रिड बेचेगी? आयमरिक लेपोर्ट की बात करें, अल सैक्सी नसर की, तो उस प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स गिवन द फैक्ट कि यूरो जीता, यूरोपियन हाइप है और उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं गई थी, बढ़िया ही गई थी। लेकिन अल नसर मेरे को नहीं लगता यहाँ पर जाने देगी। सऊदी लीग से किसी बड़े प्लेयर को खींचना बहुत मुश्किल है। एक तो पहली बात तो ट्रांसफर फी, दूसरी चीज उसकी सैलरी, और तीसरी चीज की उसका स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स सऊदी के लिए कोई भी प्लेयर जो जा रहा है, वो अगर ये स्टेटमेंट बनता हुआ दिख रहा है कि भाई सऊदी लीग तो खराब है, प्रोजेक्ट फ्लॉप है, तो वो नहीं जाने देगी, बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब अंसु फाटी की, तो अंसु फाटी को फुट इंजरी हो चुकी है। बार्सिलोना ने कहा है कि अभी फर्दर इवैल्यूएशन बाकी है। फर्दर इवैल्यूएशन तब बोला जाता है जब ऐसा लगता है कि अभी या तो इंजरी की टाइमलाइन का पता नहीं, और लंबी इंजरी भी हो सकती है, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक सा होता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट्स ने बताया कि हंसी फ्लिक का अंसु फाटी को लेकर प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। बट मैनेजर का प्लान चेंज होना हो, फर्क इससे पड़ता है कि अंसु फाटी अवेलेबल कितना है। आई मीन लाइक अंसु फाटी और पेड्री का केस सेम ही है। ऑफकोर्स पेड्री ने अंसु फाटी से बहुत ज्यादा किया है बार्सिलोना में अगर हम बात करें, बट वही है ना कि लाइक भाई मैनेजर कितनी तारीफ करता रहे, प्लेयर्स कितना ही प्यार करें इनको, अगर ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है जब बार्सिलोना को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब रियल मैड्रिड यहाँ पर एम्बापे, बेलिंगम, ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड में पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, रियल मैड्रिड उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रही है और आने वाले टाइम में भी उसको और ही अच्छे से इस्तेमाल करेगी। ऐसे में बार्सिलोना को हर छोटा सा छोटा आदमी, हर छोटा सा छोटा वो फैक्टर जो कि सबसे बड़ा इंपैक्ट रखने का दम रखता है, उसकी जरूरत है। ऐसे में अंसु फाटी पे इतना हाइप, इतना एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स आई मीन लाइक भाई जल्दी रिकवरी की हम यहाँ पर कामना करते हैं, लेकिन अंसु फाटी को लेके कहीं ना कहीं बार्सिलोना या फिर पेड्री की बात करें या फिर अराउओ की बात करें या फिर जो भी इंजरी टाइप प्लेयर्स हैं, उन पे एक डिसीजन बनाना प्रोमिनेंट और इमिनेंट होना चाहिए।